हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोसेसेस को स्टार्ट करेंगे और सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रोसेस है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखिए, थोड़ा आपको इमेजिन करना है और हम धीरे धीरे इस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ये है हमारा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। यहां पर हमारा पिस्टन है इनिशियल स्टेट में, और पिस्टन जब मूव करेगा, कैसे मूव करेगा देखिए, ये है हमारा बर्नर, चाहे आप गैस स्टोव का हो या कुछ भी हो। ये फ्लेम से हम हीट ले रहे हैं और इस सिस्टम को दी जा रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली ये हीट इसको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक क्यू हीट दी जा रही है। हीट को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं या डेल्टा क्यू से भी कर लेते हैं। स्मॉल अमाउंट के लिए हम डेल्टा क्यू और अदरवाइज कंप्लीट हीट के लिए हम क्यू का यूज कर लेंगे। तो जब इस सिस्टम को हीट दी जाएगी तो क्या होगा देखिए, इमेजिन कीजिए या कॉमन सेंस का यूज कीजिए। तो ये क्योंकि ये गैस है, हमने पहले ही बता दिया आपको कि सिस्टम हमने क्या लिया है, गैस लिया है। तो ये इसके अंदर जब हीट ऐड होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। पहली बात, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, ये एक्सपेंड करना शुरू करेगी, और एक्सपेंड करेगी क्योंकि पिस्टन यहां पर है तो ये पिस्टन को मूव कर देगी ऊपर की तरफ। एक्सपेंशन होगा यहां पर, गैस का फैलाव। अब क्योंकि जगह तो उसको नहीं मिल रही तो वो क्या करेगी, जगह लेने के लिए पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर देगी। तो मींस वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये कॉमन सेंस चल रही है। दूसरा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जब हम इसको हीट देंगे तो प्रेशर भी हमारा इंक्रीज होगा। राइट, अभी यहाँ पे हमने इंक्रीज लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम प्रोसेस में इसको कन्वर्ट करेंगे, स्पेशल प्रोसेस में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर भी इंक्रीज होगा और पिस्टन हमारा यहां से मूव करना शुरू करेगा और फाइनली यहां आ जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि ये यहां पर आ जाए। तो क्या होता है, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, चाहे इसको आप एक्सपेंशन कहो। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, गैस एक्सपेंड करेगी, और जब गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन मूव्स करेगा अपवर्ड। क्लियर है, यहां तक तो आपकी समझ में आ रहा होगा। प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, लेकिन हमने लिखा नहीं है अभी। तो अब देखिए क्या होता है। सपोज करो कि जब पिस्टन यहां पर था, इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 था। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, V2 हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, T2 हो गया, और प्रेशर इंक्रीज हुआ, P2 हो गया, और यहां पर आकर पिस्टन स्टॉप। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, इसके अंदर क्या हो। हमने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस चीज को पढ़ा था कि हीट को सिर्फ ट्रांसफॉर्म, एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी एनर्जी है हमारे पास में, हीट एनर्जी। तो इसको भी हमें ट्रांसफॉर्म ही कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ये दोनों हमारे इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो किस किस में होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन में। ठीक है,
और वर्क डन कैसे होता है वो भी हमने अभी पीछे पढ़ा, पिस्टन की मूवमेंट की वजह से, जो पिस्टन ने मूवमेंट की है। P इसका यहां पर प्रेशर P1 इनिशियल, तो ये मूव करेगा, जो डिस्टेंस मूव करेगा उसके हिसाब से। लेकिन जब बात आती है पिस्टन सिलेंडर की तो पीडी भी हमने पढ़ा था, वो डर्ट वर्क के इक्वल होता है। तो ट्रांसफॉर्म 1 होगी, ट्रांसफॉर्म 2 होगी। तो अब यदि हम इस प्रोसेस को जिसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं प्रेशर कांस्टेंट। मींस कैसे करें, प्रेशर कांस्टेंट कैसे करें, इस प्रोसेस को इस तरीके से मेंटेन किया जाए कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करे तो पिस्टन को इतना मूव किया जाए ताकि प्रेशर कांस्टेंट बना रहे। देखिए यदि मूव नहीं करता है तो यहां पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मूव भी करता है तो भी प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी होगी कि यदि हम उसको उतना मूव करें कि प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहे। जैसे कि सपोज करो हीट हमने दी और हीट देने से पिस्टन यहां तक आया, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो गया यहां तक, तो हम उसको अपनी तरफ से इतना मूव कर लें ताकि प्रेशर को मेंटेन रखा जाए। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि यदि हमारा इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि स्टेट जो होगी हमारी, जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है तो जो स्टेट होगी, स्टेट 1, स्टेट 2, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। और बहुत स्लो होगी। अभी जो इसको रोका हुआ है पिस्टन, पिस्टन इसको कंप्रेस भी तो कर सकता है, तो पिस्टन का अपना एक वेट भी है। लेकिन पिस्टन का वेट क्या इसके ऊपर लग रहा है, हाँ लग रहा है। एक इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है इस साइड में। तो ये वेट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। और गैस का कितना प्रेशर होना चाहिए इन दोनों के मिलाने के बाद, तभी ये पिस्टन यहाँ पे रुक सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। यदि पिस्टन ऐसे रुका हुआ है प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, तो इसका मतलब क्या है कि गैस के अंदर इतना प्रेशर है कि जितना की वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों मिलके नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, इतना प्रेशर है, यानी कि दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाना। तो क्या होता है, जब पिस्टन हमारा ऊपर की ओर मूव करता है तो इस वेट और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट मूव करता है, क्योंकि ये तो हमारे कांस्टेंट हैं, वेट भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, ये तो हमेशा रहना है। तो इसी से हम इस प्रेशर को मेंटेन करते हुए चले जाते हैं। कभी भी जब भी पिस्टन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, स्लो होगा, तो वो इसके और इसके वेट को मेंटेन करता हुआ चलता रहेगा। किसकी वजह से, हीट, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसको सप्लाई हो रही है। तो यहां पर भी इन दोनों अप साइड और डाउन साइड ये बराबर होती रहेंगी। यहां आएगा तो भी बराबर रहेगा, यहां रहेगा तो भी बराबर रहेगा। तो इस तरीके से ये हम प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। मेन है हमारा कि यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो उस टाइम में किस तरीके से हीट हमारी वर्क में कन्वर्ट होती है, या हाउ मच, कितनी कन्वर्ट होती है। हमारा जो एम है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का, वो मेन क्या है, मेन है W, वर्क डन। हमें इससे मतलब है, क्योंकि हमारा ओवरऑल पर्पज जो है वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर कैसे होता है, तो देखिए
तो यहां तक हमारा हो गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हमने प्रेशर को कांस्टेंट। ठीक है, तो वी ट्राई टू मेक इट कांस्टेंट। कैसे करना है वो अलग बात है, अदरवाइज प्रेशर हमें पता है कि इंक्रीज करेगा। चलिए आगे चलते हैं। एम क्या है हमारी, एम है हमारी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। यही तो थर्मोडायनेमिक्स का पर्पज है, इसीलिए तो हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो कॉमन सेंस की बात है ये। गैस गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी, पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा तो मूव टू एनीथिंग, दैट इज वर्क हमारा ऑब्टेन होगा। सिंपल। तो डेल्टा डब्ल्यू, जिसको कि हम W12 भी ले सकते हैं ओवरऑल प्रोसेस पर, ये क्या है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल वर्क कंसिडर किया जाता है। या इसको हम डिफरेंशियल वर्क है, हालांकि इसको डिफरेंशियल नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक्यूरेटली कहें तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो अभी आपको सिर्फ बस इतना याद रखना है, जब ये आएगा इन एग्जैक्ट का तब हम इसको बता देंगे। तो ये डेल्टा डब्ल्यू मीन्स स्मॉल अमाउंट, या कहीं हम कंप्लीट अमाउंट W12 ओवरऑल प्रोसेस में, वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू फ्रॉम 1 to 2, यही हमारा होता है इसके इक्वल W12। जब भी हम इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं तो वो W12 प्रोसेस को शो करता है, ना कि डेल्टा डब्ल्यू। जबकि यदि हम du को करें तो वो हमारा डेल्टा यू को शो करता है, लेकिन यहां पर W2 माइनस W1 नहीं होता, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो हम डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, इसको हमें नहीं लिखना जैसे हमने एनर्जी को लिख सकते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि एनर्जी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिखा है डी यू, यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू। ऐसे ही हीट हमारा, हीट को भी हम प्रोसेस के दौरान क्या लिखेंगे, कंप्लीट प्रोसेस में Q12, 12 हमें प्रोसेस को शो करता है कि प्रोसेस 12 में हीट कितना सप्लाई किया गया या रिसेक्ट किया गया है, राइट। तो डेल्टा क्यू भी हमारा Q12 होता है ओवरऑल प्रोसेस में जब उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए प्रोसेस के ऊपर ही चलते हैं सीधा। ये क्या था हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ये था। तो अभी हमने देखा प्रेशर यदि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो यदि इसके अंडर एरिया लिया जाए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो हमारा उस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है उसको हम फाइंड आउट, सिर्फ और सिर्फ इसके अंडर एरिया निकाल के। तो P क्या है यहां पर, ये क्या है, P प्रेशर, या हम कहें P1 इक्वल टू P2 है, क्योंकि प्रेशर चेंज हुआ नहीं प्रोसेस में, वॉल्यूम चेंज हुआ है, पहले V1 था फिर V2 हो गया। तो यदि इसका वैसे भी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी यदि इसका एरिया लिया जाए तो क्या होगा एरिया, P यहां से यहां तक क्या है ये P, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा V2 माइनस V1। सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो V2 माइनस V1, तो P इंटू V2 माइनस V1 ज्योमेट्री जो कह रही, सिंपल ये आ गया।
और इसको हम कैलकुलस का यूज करके भी निकाल लेते हैं। तो W12 जो होगा पूरे प्रोसेस में वो इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, पी डीवी कैसे निकालते हैं हम कैलकुलस में, कैसे निकालते थे, ये डीवी लेकर, ये डीवी लेकर। तो पी डीवी का इंटीग्रल कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 2, ये इसकी लिमिट, ये इसकी लिमिट हो गई इंटीग्रल। तो ऐसे ही तो निकालते थे। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया हमारा इस प्रोसेस में वर्क, ये मतलब वर्क हो गया। तो हीट ट्रांसफॉर्म हो गई वर्क में ये, और कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया डेल्टा यू में। सिंपल सी बात है, यदि ये हुआ है तो डेल्टा यू भी हुआ है, क्योंकि पहली बात टेम्परेचर भी बढ़ा है। और यदि ये हमारा डेल्टा क्यू के बराबर नहीं आता, यदि डेल्टा क्यू के बराबर है, ये कब होगा डेल्टा क्यू के बराबर, यदि डेल्टा यू 0 हो जाए। लेकिन इसमें डेल्टा यू 0 नहीं हुआ है, क्योंकि जब हमने इसको देखा तो ये हीट सप्लाइड के बराबर नहीं आया। कैसे नहीं आया, जब हम जब हम क्यू को निकालते हैं तो क्यू क्या हुआ, mc डेल्टा टी। क्यू क्या होता है, mc डेल्टा टी। हमने फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे देखा टेम्परेचर क्या था, ठीक है। तो हमने देखा कि हीट सप्लाई हुई कितनी है, अपने पास से तो हमने जितनी देनी थी, लेकिन फॉर्मूले के बेस पे हमने निकाला। तो एम सीपी डेल्टा टी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो इसलिए सीपी को हमने लिया गया। तो एम सीपी डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ प्रोसेस के टाइम में, और इनिशियल जब शुरुआत होने से पहले टेम्परेचर क्या था। तो इतना हमारा ये हीट सप्लाइड होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हुआ है। तो ये तो होगी ओवरऑल हीट सप्लाइड, ये क्या हुआ हमारी ओवरऑल हीट सप्लाइड। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर, कि टेम्परेचर चेंज हुआ है और वर्क भी एसोसिएटेड था इसमें, वर्क डन भी हुआ है। तो ये जो T2 माइनस T1 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो T2 माइनस T1 है, ये डेल्टा टी जिसको हम कह रहे हैं, यदि वर्क डन नहीं होता तो ये डिफरेंस ज्यादा होता है, ज्यादा होता, टेम्परेचर ज्यादा चेंज होता। लेकिन क्योंकि वर्क कर दिया गया इसीलिए टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन लेस हुआ है, कम हुआ है। तो ये जो हीट सप्लाइड है, इसका मतलब ये हीट सप्लाइड, ये किसके बराबर आई है, ये जो mcp T2 माइनस T1 है। कहने को तो हमें ऐसा लगा कि ओवरऑल हीट सप्लाइड है, लेकिन नहीं, क्योंकि वर्क तो हो चुका। ओवरऑल कब होगी ये, Q इज इक्वल टू mcp डेल्टा T प्लस ये, तब होगी ओवरऑल हीट सप्लाइड, तब कैलकुलेट कर सकते हैं, यही तो है। मीन है डेल्टा टी, क्योंकि यदि वर्क एसोसिएट नहीं होता तो डेल्टा टी ये चेंज है ये ज्यादा होता। लेकिन अब है क्योंकि ये, पहले यदि ये नहीं होता तो डेल्टा टी ज्यादा होता, चेंज जो है ज्यादा होता। लेकिन क्योंकि ये अब है तो ये कम है।
लेस, डेल्टा टी कम होगा ही होगा। समझ रहे हो ना? सपोज करो कि पहले चेंज 10 डिग्री का होता, तो अब क्योंकि वर्क हो गया है तो अब सिर्फ 5 डिग्री का ही चेंज हुआ। सिंपल सी बात है कि कुछ हीट हमारी वर्क डन करने में कंज्यूम हो गई है, बाकी ने टेम्परेचर को राइज किया। तो इस तरीके से जो ये mCp डेल्टा टी, ये mCp डेल्टा टी प्लस इंटीग्रल 1 टू, यहां देखिए, और ये क्या है, ये डेल्टा यू, mCp डेल्टा टी, ये क्या है, ये डेल्टा यू, किसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर, ये जो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस टाइम में जो हमने हीट सप्लाई की, यहां सिर्फ हीट क्यों की बात हो रही है, यहां है प्रोसेस के टाइम में। ये देखिए, ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज है, हमने यहां लिखा क्यों हीट सप्लाइड, किसको हीट सप्लाइड, इसको चेंज करने, और कंप्लीट प्रोसेस को हीट सप्लाइड करने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट थी, वो ये 1 2 Q12, जिसमें ये भी एसोसिएटेड है डेल्टा यू भी और W12। तो ये जो क्यों है mCp डेल्टा टी, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू। तो इसका मतलब ये जो हमारा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है Q12 प्रोसेस टाइम में कंप्लीट हीट जो सप्लाई की गई, और उस टाइम में जो वर्क किया गया उस प्रोसेस में, उसको यदि हम हटा दें, माइनस कर दें, तो जो बाकी बचेगी वो उसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया बस। यानी कि इनसे हटके जो आएगी क्यू रिमेनिंग, इसको हम क्यू रिमेनिंग भी कह सकते हैं, रिमेनिंग हीट, उसने ही डेल्टा यू को, उसने ही यू को चेंज किया। तो ये जो हमारा है ये हो गया क्लियर। ये जो हमारा है अब आता है W12, क्यों हो गया, ओवरऑल पे यदि हम देखें तो ये, हाँ, ओवरऑल पे यदि हम देखें, ये, इसको भी आप, वो तो समझाने के लिए था, अब इसको यहाँ पे 1 2 लिख लीजिएगा कि प्रोसेस 1 2 में जो हीट सप्लाइड है टोटल, वो mCp डेल्टा टी, जो कि डेल्टा यू है, उसको चेंज करने में, प्लस इंटीग्रल ऑफ पीडीवी फ्रॉम 1 to 2 लिमिट के साथ में, इन दोनों का सम हमारा होता है। लेकिन यदि अकेले इसकी बात की जाए डेल्टा यू की, तो डेल्टा यू हमारा ये होता है mCp डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। तीसरा आता है W12, तो W12 हमने ऑलरेडी ये है इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। पीडीवी जब हम लेंगे, क्योंकि P हमारा कांस्टेंट प्रोसेस है ये, तो P को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, और dV को हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। इंटीग्रल करने के बाद ये हमने यहां भी निकाला था ज्योमेट्री से भी, P इंटू V2 माइनस V1, तो ये हमारा वर्क डन हो जाता है। एक इसके अंदर जो टर्म आने वाली है वो आने वाली है
U प्लस PV इज इक्वल टू H। ये जो H है इसको हम एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी। जो एंथैल्पी है H वो U प्लस PV के सम के इक्वल होती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी भी सिस्टम की, ध्यान देना यहां पर, एंथैल्पी हमें पता करना है तो उस टाइम, जैसे कि ये हमारा प्रोसेस है और किस स्टेट में था ये, P1 V1 T1 स्टेट में, इसमें टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 था। तो इस टाइम में H क्या होगी, तो इसको हम H1 भी कह सकते हैं। इसके लिए यदि कहें हम तो यहाँ पर H1 क्या होगी, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अब H कहाँ से आ गया, क्योंकि सिर्फ गैस सिर्फ तीन ही चीजों को नहीं रख रही है। गैस जो हमारा सिस्टम है वो बहुत सारी चीजों को रख रहा है, एंट्रोपी को भी रख रहा है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस को कंसीडर कर रहे थे हम सिर्फ और सिर्फ, तो हमें सिर्फ P1 V1 T1 की रिक्वायरमेंट थी और उसी पे हमने बात की। जब हमें आगे आगे एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी, एंथैल्पी को भी ऐड करेंगे। एंट्रोपी होती है एक टर्म S से, उसको डिनोट करते हैं, तब S भी आएगा, लेकिन जब जब जिसकी जरूरत होगी तब तब। तो क्योंकि इसको हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें यूज होता है, तो H जो होगी H1 स्टेट 1 में, जहां पर P1 V1 T1 थी, तो वहां पर H1 को हम क्या कहेंगे, U1 प्लस P1 V1। अब क्योंकि U1 को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन नहीं कर सकते, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज को तो हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट पर या पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी क्या है, स्पेसिफिक यदि हम कहें एक तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बताइए आप, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल टू फाइंड होता है। हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के चेंज को फाइंड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते। जैसे हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पर टेम्परेचर को तो कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम इसका ये है, P1 इसका प्रेशर है, लेकिन ऐसे U1 नहीं कह सकते कि इसका U1 ये है। ये हमेशा इम्पॉसिबल होता है। तो आपको बस ये याद रखना है, ये हमारी एंथैल्पी। तो H1 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू ये होता है। तो यदि हम कहें कि ठीक है H2 माइनस H1 क्या होगा, तो वो होगा U2 प्लस P2 V2, ये हमारा H2 है, माइनस U1 प्लस P1 V1, ये H1 होगा, ये H1 होगा, तो यदि इसको कंप्लीटली देखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है U2 माइनस U1, ये प्लस P2 और P1, ये हमारे कांस्टेंट प्रेशर के अंदर क्या रहते हैं, P, तो P इंटू V2 माइनस V1,
ये हो जाता है। ये क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि H2 माइनस H1 वो इसके इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल था, Q12 के, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा ये। तो मींस प्रोसेस के टाइम में टोटल हीट सप्लाइड को हम, टोटल हीट सप्लाइड जिसमें वर्क भी है और इंटरनल एनर्जी का चेंज भी है, उसको हम एंथैल्पी चेंज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि mCp डेल्टा T प्लस dV, ये दोनों मिलाकर H2 माइनस H1 है, जो कि Q12 के इक्वल। और यही हमारा ये, इसको आप देखना, फिर से इसको स्टडी करना, आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को फिर से देखना और ये आपको क्लियर होता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार हमने इसको देखा हमारी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये इजीली क्लियर हो जाएगा। इसको आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आगे हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को पढ़ेंगे। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो ओके, थैंक यू।